Good morning and welcome, students. Today, we people are going to study the sixth unit of Indian economic development. In this unit, the first chapter which we people are going to do is, it's seventh unit in Indian economic development. Sixth unit was development experience 1947 to 1990 and economic reforms since 1991. This is seventh unit, and in seventh unit we are going to start with chapter poverty. Today we people will not be able to complete this particular chapter. We will continue the rest of the chapter in next video. Let's start with this chapter poverty. This particular unit covers near about maximum number of marks, that is 20 marks in second part of the 12th class economics book. This particular unit covers 20 marks. So this unit is very, very important. Let's start with the chapter that is poverty. Now, first question arises is, what is poverty and who can be called as poor? If we talk about what is poverty, we can say poverty is a situation. What kind of situation? It is that kind of situation in which a particular person is unable to fulfill the minimum requirements of his life. A particular situation in which a particular person is not able to fulfill the minimum requirements of life. What kind of minimum requirements? Requirement of food, requirement of clothing, requirement of housing, requirement of education, health facilities, sanitation, water. These are various minimum रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल. किसी भी इंसान की ये कम से कम जरूरतें होती हैं अपनी जिंदगी की, जिसे उसे पूरा करना होता है. यूजुअली हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, क्लॉथिंग की बात करते हैं, शेल्टर की बात करते हैं. बट आज के समय में जो एजुकेशन है, हेल्थ रिक्वायरमेंट है, वाटर की नीड्स है, प्रॉपर सैनिटेशन की नीड है, उसे भी मिनिमम नीड्स के अंदर इंक्लूड किया गया है. तो पावर्टी क्या हुई? वो सिचुएशन हुई जिसके अंदर एक इंसान अपनी कम से कम लाइफ की जरूरतें हैं जिन्हें उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तो वो सिचुएशन उसकी पावर्टी की कहलाएगी. तो फिर पुअर कौन हुआ? वो पर्टिकुलर पर्सन हुआ जो इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है. पुअर वो पर्टिकुलर पर्सन है, पावर्टी एक परिस्थितियां हैं जिसमें वो जीने के लिए मजबूर है क्योंकि उसकी आय इतनी नहीं है कि वो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके. लेट्स सी कि पावर्टी है जौन सी, इसके दो टाइप्स होते हैं जो आप जरा सा स्लाइट सा डिफरेंस दोनों के अंदर है. लेट्स सी व्हाट आर दीज टू टाइप्स ऑफ पावर्टी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. दीज आर टू काइंड्स ऑफ पावर्टी. अब बात ये भी आती है कि हाउ आर द पुअर आइडेंटिफाइड, और हम एक पुअर को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेटिव पावर्टी की. तो रिलेटिव पावर्टी क्या हुई? रिलेटिव पावर्टी वो पावर्टी है जिसे हम किसी और कंट्री के रिलेशन में या दूसरी क्लास के रिलेशन में या दूसरे लोगों के रिलेशन में या किसी रीजन के रिलेशन में स्टडी करने की कोशिश करते हैं. जैसे सपोज अगर आपके मार्क्स को आपके भाई के मार्क्स के साथ कंपेयर करके बताया जाए कि आपके भाई के तो 97% आए थे, आपके 95% ही आए, तो वो क्या है? रिलेटिव रिलेशन में आप क्या कर रहे हैं? आपके मार्क्स को स्टडी किया जा रहा है इन रिलेशन टू मार्क्स ऑफ योर ब्रदर. इसी तरह से रिलेटिव पावर्टी के अंदर भी ऐसे ही किया जाता है, किसी और देश के साथ कंपेयर करते हुए अपनी पावर्टी को देखना, किसी और क्लास के लोगों के साथ आपकी इनकम को कंपेयर करके देखना, किसी एक रीजन की पावर्टी को दूसरे रीजन के साथ कंपेयर करते हुए देखना, तो वो आपकी रिलेटिव पावर्टी कहलाएगी. जब पावर्टी को स्टडी किया जाता है इन रिलेशन टू और इन कंपैरिजन टू other country, other class, other people or region, that is called as relative poverty. और अगर हम अपने देश की बात करें, विद इन आवर कंट्री की बात करें, तो जो रिलेटिव पावर्टी इन इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री. अपने देश के अंदर जब पावर्टी को स्टडी किया जाता है तो क्या देखा जाता है कि मोस्टली कारण क्या है? बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमें देखने को मिलती है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी की. अगर एब्सोल्यूट पावर्टी की बात की जाए तो एब्सोल्यूट पावर्टी जो सी होती है
इसे जब हम स्टडी करते हैं तो इसे डिफाइन किया जाता है यूनिवर्सल बेसलाइन के रेफरेंस में, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? मींस पॉवर्टी defined using universal baseline with no reference to other people's income or access to loans. दूसरे लोगों का क्या हाल है, दूसरे लोग कितना कर पा रहे हैं और हम कितना कर पा रहे हैं, उस रिलेशन में हम इसे स्टडी नहीं करते। इसको स्टडी करने के लिए हमने एक अपनी यूनिवर्सल बेसलाइन बना दी, एक आधार बना दिया, सार्वभौमिक स्तर पर एक पूरे एक आधार बना दिया, और उस आधार को का इस्तेमाल करते हुए जब पॉवर्टी को स्टडी किया जाता है उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। अभी यूनिवर्सल बेसलाइन क्या? यूनिवर्सल बेसलाइन कौन सी? पॉवर्टी लाइन है यूनिवर्सल बेसलाइन। कि अगर हम कह दें कि इतनी इनकम अगर कोई अर्न करता है तो वो पॉवर्टी रिडन नहीं होगा, वो पुअर नहीं कहलाएगा। अगर कोई इतने कंज्यूम कर लेता है, इतनी अपनी मिनिमम नीड्स को पूरी कर लेता है तो वो पुअर नहीं कहलाएगा। तो यूनिवर्सल बेसलाइन यानी कि पॉवर्टी लाइन, उसके रिलेशन में हम देखते हैं कि इतना कम से कम आपको अर्न करना है। अगर इतना कर पा रहे हो तो आप पॉवर्टी रिडन नहीं हो, अगर नहीं कर पाते हो तो आप पॉवर्टी रिडन हो। तो यहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं पॉवर्टी को यूनिवर्सल बेसलाइन के आधार पर। तो पॉवर्टी लाइन क्या हुई? वो कट ऑफ पॉइंट हुआ जो डिवाइड कर रहा है किसको? लोगों को पुअर में और नॉन पुअर में, जो ये बताता है कि लोग पॉवर्टी रिडन हैं या नहीं है। उसके साथ रिलेट करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो भारत की बात की जाए तो भारत में जो लोग 816 रुपए पर मंथ, if a person in India is able to earn 816 rupees per month in rural area, he'll not be called as poor. And in the same way, a person if is able to earn near about 1000 rupees per month in urban area, he will not be called as a poor. If a person is able to earn less than 816 in rural area and less than 1000 in urban area, then he will be called as a poor. भारत में अगर ये इतनी इस लेवल तक इंसान पहुंच जाते हैं जो ये सेट किया है पर मंथ की आय के स्तर, तो उसे पुअर नहीं कहा जाएगा। अगर वो इतना नहीं अर्न कर पाता है तो उसे पुअर कहा जाएगा। इसमें जो सा ये अभी पर मंथ की बात हुई है कि अर्निंग की, इसके अंदर जरा कुछ बुक्स के अंदर आपके 816 की बजाय रूरल एरिया के अंदर 972 पर मंथ की बात भी की गई है। इसी तरह से अर्बन एरिया के लिए कुछ बुक्स में मेंशन किया गया है कि इफ अ पर्सन इज एबल टू अर्न 1407 रुपीज पर मंथ, ही विल बी नॉट कॉल्ड एज अ पुअर। लेट्स सी व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। वैसे काफी हद तक मैंने आपको यहाँ पहले भी समझाने का प्रयास किया कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। पॉवर्टी लाइन क्या है? वो पर्टिकुलर बेस लाइन है जिसे आधार बनाया जाता है ये जानने के लिए कि कौन लोग पुअर है और कौन नॉन पुअर है। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन मैंने जैसे आपको बताया बेस लाइन है या कट ऑफ लाइन है। इसे आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ लाइन और पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इट इवन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को अगर हम बात करें तो ये बताता है कि इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज एबल टू स्पेंड पर हेड according to the baseline or cut-off line, then that particular person will not be called as a poor. If he is not able to consume or spend that much, then he will be called as poor. Otherwise, if he is able to spend that much, then he will be not be called as poor. वो फिर वो पुअर नहीं कहलाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो वो पुअर कहलाता है। अब यहाँ पर दो टर्म्स आपके सामने आती हैं, एक आपका है हेड काउंट रेशियो और दूसरा है आपका हेड काउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम हेड काउंट रेशियो की बात करते हैं तो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, यानी कि कितने प्रतिशत लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। जब हम परसेंटेज में बात करेंगे तो वो हेड काउंट रेशियो हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, then that particular term is called as head count.
जब उसे रेशो में बात की जाती है, परसेंटेज में बात की जाती है, तो हेड काउंट रेशो बन जाता है। पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ लोगों की बात करते हैं तो वो टर्म जो आंसर आपकी होगी, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो वो कहलाता है आपका हेड काउंट। चलिए अब हम बात करें यहाँ पर कि शुड द पॉवर्टी लाइन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और कंजप्शन। पॉवर्टी लाइन है जो सी उसे इनकम या कंजम्पशन के आधार पर तय किया जाना चाहिए। तो क्या ध्यान में आता है कि पॉवर्टी लाइन है जो उसे आप इधर किसी भी तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। पॉवर्टी लाइन को तय करने के लिए आप इनकम को भी आधार बना सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, या आप उसे हम कंजम्पशन को भी आधार बना सकते हैं। पर अब बात आती है इन दोनों में से बेहतर कौन सा है और क्यों। चलिए देखते हैं कि जो कंजम्पशन है इसे प्रिफर किया जाता है पॉवर्टी लाइन का आधार बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। बट इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम तो केवल ये कहती है कि अगर आपकी इतनी आय है, इनकम को अगर आधार बनाया जाए पॉवर्टी लाइन का, तो वो क्या कहता है कि अगर आप इतनी इनकम अर्न कर लेते हैं, जैसे 816 रुपीज पर मंथ की बात करी थी, या हमने 972 रुपीज पर मंथ की बात करी थी रूरल एरिया के लिए, तो वो ये कहता है कि अगर आप रूरल एरिया में इतनी आय अर्न कर रहे हो पर मंथ, तो आप पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं हो। बट कंजम्पशन क्या कहता है कि आप इतनी वैल्यूज की गुड और सर्विसेज जो एक मिनिमम आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है एक आदमी की ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए, अगर आप इतना आप अर्न कर लेते हो, अपनी कम से कम जरूरतें पूरी कर लेते हो, कंज्यूम कर रहे हो उसे, तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो। अगर नहीं कर पाते तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस है। उसमें कंजम्पशन की बात है तो वो कह रहे हैं कि आप इतना कंज्यूम कर लेते हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं हो। बट इनकम में क्या है कि आपने अर्न तो किया, पर आप उसे खर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये तो उसका तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है ना। इनकम अर्न करते हैं लोग, बट जरूरत की चीजों पर ना खर्च करते हुए उसे गैर जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं और उनकी मिनिमम नीड्स नहीं पूरी हो पाती। वो एक जो आपके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उनकी, वो अपनी फैमिली की, वो पूरी नहीं कर पाते। तो ये एक कारण है, इस वजह से कंजम्पशन को पॉवर्टी लाइन का ज्यादा बेहतरीन आधार माना जाता है कि पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए अगर हम कंजम्पशन पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो सा उसे आधार बनाए, तो हमें हमारे सामने जो डेटा आएगा वो ज्यादा विश्वसनीय होगा। अब आप बात करें कि भारत में जो पॉवर्टी लाइन है उसे किस तरह से फिक्स किया जाता है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो प्रोसीजर को लेकर के इसकी, चलिए उन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लें तो काफी हद तक हम समझ पाएंगे इस चीज को। तो पहली क्या कहता है कि भारत में जब पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जाता है तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें हम केवल प्राइवेट एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे उसको कंसिडर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसके अपने लिए कितना है, कितना कंज्यूम कर पा रहा है। और इसके जब हम इस चीज को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो उसमें न केवल फूड आइटम्स बल्कि नॉन फूड आइटम्स को भी लिया जाता है। नॉन फूड आइटम्स में लाइक एजुकेशन की नीड, हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो उन्हें भी पूरा कर पा रहा है या नहीं, यानी कि फूड प्लस नॉन फूड आइटम्स हैं जो उनसे, उनके को भी दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। फिर क्या किया जाता है थर्ड स्टेप में कि पर कैपिटा जो कंजम्पशन है कैलोरीज की वो निकाली जाती है कि पर्टिकुलर एडल्ट आदमी है तो रूरल एरिया है तो उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, क्या उतनी ले पा रहा है, या अगर अर्बन एरिया में है बच्चा है या फीमेल है तो उसे कितनी कैलोरीज की जरूरत है, उतनी ले पा रहे हैं कि नहीं, इनको वर्कआउट किया जाता है। देन क्या किया जाता है फोर्थ स्टेप में, देन हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड। हेड काउंट रेशियो जो ये बताती है कि पुअर परसेंटेज की, जब हमने बात करी थी ना रेशियो की तो हमने बात की थी कि परसेंटेज, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने पुअर हैं और कितने नॉन पुअर है, रूरल एरिया में कितने हैं और अर्बन एरिया में कितने हैं। और इस तरह से फिर पॉवर्टी लाइन है जो इंडिया में जो प्रोसीजर है लगभग ये फॉलो किया जाता है भारत में पॉवर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए। चलिए अब हम बात करें कि कितनी कैलोरीज जो है अर्बन एरिया के लिए, एक जब हम पर्टिकुलर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मिनिमम कैलोरीज
कितनी होनी चाहिए रूरल एरिया में और कितनी अर्बन एरिया की। अगर हम बात करें रूरल एरिया की रिक्वायरमेंट की, तो एक रूरल एरिया में रहने वाला जो इंसान है उसे लगभग 2400 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है या उसे कंज्यूम करनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो जो कैलोरी रिक्वायरमेंट फिक्स की गई है अर्बन एरिया की, दैट इज 2100। डिफरेंस है दोनों में। आप देखेंगे कि रूरल एरिया के लिए ज्यादा है और अर्बन एरिया के लिए कम है। कारण है इसका क्योंकि रूरल एरिया में जो फिजिकल वर्क है दैट इज डन मोर, उसके लिए फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो कैलोरी कंजम्पशन की भी वहां पर रिक्वायरमेंट जो है वो अर्बन एरिया से ज्यादा होती है। और अर्बन एरिया में आप कह सकते हैं कि मेंटल वर्क ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क उतना नहीं होता जितना कि अर्बन एरिया में होता है, जिस वजह से वहां पर कैलोरी कंजम्पशन की कम जरूरत होती है। तो हार्ड वर्क रूरल एरिया में ज्यादा करना पड़ता है, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर कैलोरी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट भी अर्बन एरिया के बजाय ज्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में पॉवर्टी के रुझान ट्रेंड किस प्रकार के हैं, तो हम यहाँ पर इसे देखें तो बहुत सारा डेटा आप लोगों के बुक्स के अंदर दिया गया होगा, पर यहाँ पे मैंने मिनिमम डेटा जो पर आपके सामने पूरी सिचुएशन जो क्लियर कर दे भारत की, उतना डेटा आप लोगों के सामने रखा है। हम 73-74 की बात करें तो जो परसेंटेज ऑफ पुअर हम बात करें इन टोटल पॉपुलेशन वो कितनी थी, 73-74 में इट वाज 54.9%। और 1983 की बात करें, लगभग ये समय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली परिस्थितियों का हमारे देश के अंदर था, तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ पुअर था वो 73-74 के बजाय 1983 तक आते आते परसेंटेज जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ पुअर्स की थी दैट रिड्यूस्ड, इट वाज 44.5। If we talk about 93-94, so it further reduced to 36 and 36% of total population. In the same way, in 2004-5, it little bit increased. It was 37.2%, and in the same way in 2009-10, it was 29.8, and in 2011-12, it further reduced to 21.9. In 2004-5, it increased a little bit. There we can even see the number of poor at that time were more in India. It was 407.2 million people at that time were there in India. तो अगर इसे एक तरह से देखा जाए तो from 73 to 394 it reduced. In 2004-5 it little bit increased, and then again it started coming down. Now let's see the interstate comparison. अगर इंटरस्टेट कंपैरिजन की यहाँ पर बात की जाए, राज्यों के बीच में अगर हम कंपेयर करके देखें किस तरह की परिस्थितियां हमारे यहाँ पर पावर्टी को लेकर के हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं, तो ऐसे में कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पावर्टी ज्यादा है और ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें पावर्टी कम है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात की जाए बिलो पावर्टी लाइन की, तो सिचुएशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। जो सबसे हाईएस्ट आप कहें कि जहां पर पावर्टी हमें देखने को मिलती है, तो उन राज्यों में बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आते हैं। तो परसेंटेज की भी बात कर लें, कितने परसेंट पॉपुलेशन बिहार की जो है वो पावर्टी रिडन है, तो बिहार में सबसे ज्यादा 33.7%, यानी कि 100 में से 33.7 के करीब करीब लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन से नीचे हैं। आप इसी तरह से अगर हम यानी कि 100 में से लगभग 34 लोग जो हैं वो गरीब देखने को मिलते हैं बिहार में। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो वहां पर 100 में से लगभग 33 लोग जो हैं वो पावर्टी रिडन है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 31.7 यानी कि 32 के करीब करीब लोग हैं जो उनसे गरीबी रेखा से नीचे हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश और केरला की बात की जाए तो यहाँ पर परिस्थितियां बेहतर हैं। पंजाब में 100 में से लगभग 8.3 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति यहाँ से थोड़ी और बेहतर है, वहां पे 8.1 है। और केरला की बात की जाए तो वहां पर 100 में से केवल आपको 7 या 8 लोग हैं जो उनसे वो गरीबी रेखा से नीचे देखने को मिलेंगे। ये तो थी इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में, मतलब हमारे देश के अंदर विभिन्न स्टेट्स की परिस्थितियां। अब हम बात करें यहाँ पर
तो रूरल अर्बन पॉवर्टी ट्रेंड्स की भी रूरल में एरिया में और अर्बन एरिया के में जो पॉवर्टी की सिचुएशन है उसे भी हम कंपेयर करके अगर देखें तो क्या ध्यान में आता है कि रूरल जो पॉवर्टी है वो हमेशा से ही अर्बन पॉवर्टी से ज्यादा रही है, इवन दो कि दोनों में ही डिक्रीज हुई है, अर्बन पॉवर्टी भी कम हुई है, रूरल पॉवर्टी भी कम हुई है, परंतु फिर भी रूरल पॉवर्टी हमेशा ही अर्बन पॉवर्टी से ज्यादा है। रूरल पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है 54% से 25.7% तक, 72-73 से लेकर के अगर हम 2011-12 की बात करें, यानी कि 72-73 में पॉवर्टी रूरल एरिया में कितनी थी 54%, यानी कि 100 में से 54 लोग थे जो उनसे वो पॉवर्टी रिडन थे। पर अगर हम 2011-12 की बात करें तो यही रूरल एरिया में 100 में से 26 लोग के करीब लोग थे जो उनसे वो आपको गरीबी रेखा से नीचे देखने को हमें मिले। अगर हम बात करें अर्बन एरिया की तो अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी कम हुई, 72-73 में अर्बन एरिया में लगभग 100 में से 42 लोग थे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। पर अगर हम बात करें 2011-12 की तो वहां इस दौरान जो पॉवर्टी कम होकर के वो लगभग 100 में से 14 लोग हमें 2011-12 में पॉवर्टी लाइन से नीचे देखने को मिले। अगर हम बात करें इसकी कि ये परिस्थितियां जो थी काफी हद तक कमी तो आ रही है इनके अंदर, जो परिस्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं, पर फिर भी हम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप यूं कह सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अब आपको कि ड्यू टू द एक्सप्लोसिव राइज इन पॉपुलेशन द टोटल पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन कंटिन्यू टू राइज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। ये देखिए क्या है कि परसेंट लोग थे, हर 100 के पीछे जो लोग थे उनमें तो कमी आई, पर टोटल नंबर की बात करें हम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ भी तो रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गरीब लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, परंतु परिस्थितियां पहले से बेहतर हैं। प्रति 100 जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनका नंबर जरूर कम हुआ है, पर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टोटल पॉवर्टी रिडन लोगों का नंबर भी बढ़ रहा है, रूरल एरिया का भी अर्बन एरिया का भी। पर परसेंटेज में अगर उसे कन्वर्ट करके देखा जाए तो वो नंबर है जौन सा वो आपका कम हो रहा है। आज हमारी क्लास में इतना ही, नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की, और साथ में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिफाइन एंड रीडिफाइन द पॉवर्टी लाइन। तब तक के लिए धन्यवाद।